मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा वॉइस चेक करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है कि आवाज़ सही नहीं आ रही है या सही आ रही है, ताकि ये क्लियर हो सके कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम वो आपको समझ में भी आए और सुनाई भी दे। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस रिकॉल करना चाहूँगा पिछली क्लास से रिलेटेड। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसमें दो कंडीशन बनती है कि या तो वो ख्याति की राशि नगद लेके आता है या वो ख्याति की राशि नगद लेकर नहीं आता है। ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो ख्याति की राशि अगर वो नगद लेके आता है तो नगद लाने की एंट्री करेंगे और उसके बाद उस ख्याति की राशि को त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में भी हमें बांटना होता है। अगर आपको क्वेश्चन में नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात माना जाता है। ये चर्चा मैंने की थी। और उसके बाद सेकंड कंडीशन में अगर साझेदार ख्याति नगद लेकर नहीं आता है तो वहाँ आपको एक नई प्रविष्टि करनी होती है और वो प्रविष्टि होती है आपकी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। और जो भी गेनिंग रेशियो होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसके अनुपात में आपको वो ख्याति है, वो प्रीमियम है, वो डिवाइड करना पड़ेगा। ये चर्चा हमारी पिछली क्लास में हो चुकी है। ये हुई थी, सबके याद है? जल्दी से बताओ, देखें फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दो, यस या नो। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है उसके लिए आपको यस लिखना है, ये चीज़ समझ में आ रही है। जिसमें आपको डाउट है, जो चीज़ आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में भी आपको लिखना है, ताकि हम आपको और सही तरीके से वो चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, क्लियर है? तो देखो आज के सेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे और चर्चा करेंगे आपका पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2, जो किसी भी एग्जाम, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम हो, उन तमाम एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। यानी इसमें से क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना होती है। बोर्ड एग्जाम में तो ये कंप्लीटली डिसाइडेड है कि 11 नंबर के कम से कम क्वेश्चन है इस चैप्टर से आने हैं और उसके अलावा आपको और भी मिल सकता है। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज को इस सेशन को। और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, आप सबका जो चहेता लोगो कॉमर्स के साथ आज के इस सेशन को हम स्टार्ट ही करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते। आज हम चर्चा करेंगे कि लेखा मानक क्या है, कि आपका लेखा मानक है 26 के जो हास्य हैं वो बताए गए है ना। ये भी वैसे चर्चा ख्याति से रिलेटेड ही है, क्योंकि ख्याति दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी स्व अर्जित ख्याति और एक होती है आपकी क्रय की गई ख्याति। कौन सी होती है? क्रय की गई ख्याति। आपकी कौन सी ख्याति होगी? एक तो होगी स्व अर्जित ख्याति, एक होगी आपकी क्रय की गई ख्याति। ये स्व अर्जित ख्याति है, इनको कभी भी खातों में नहीं दिखाते हैं, जबकि जो क्रय की गई ख्याति है उसको हम खातों में शो करते हैं। तो परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी ख्याति है जिसको हम खातों में शो करते हैं, खातों में दिखाते हैं। तो जो आपकी क्रय की गई ख्याति है वो खातों में दिखाई जाती है, जो स्वअर्जित ख्याति है वो खातों में नहीं दिखाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो लेखा मानक जो एएस है ना, एएस 26 है, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, ए 26 है, वो क्या कहता है?
उसके अनुसार क्या माना गया है कि क्रय की गई ख्याति को अभिलेखन पुस्तकों में किया जाएगा। कौन सी ख्याति? जो आपकी क्रय की गई। क्रय की गई का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई दुकान खरीदी और दुकान की एक्चुअल में उस जगह की वो रेट देखते हैं तो वही 20 बाई 15 की कोई दुकान है जो गांव में है, उसकी कीमत 2 लाख है, वही शहर में उसकी कीमत 10 लाख है। इसका मतलब शहर वाले की क्या ख्याति ज्यादा है, शहर में ये लगता है कि वहां पर हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं, इसलिए उसकी रेट ज्यादा। तो जो 8 लाख रुपए होंगे ना, वो आपकी कौन सी होगी? क्रय की गई ख्याति, यानी कीमत तो उसकी 2 लाख है लेकिन हम 10 लाख दे रहे हैं तो 8 लाख रुपए आपकी क्रय की गई ख्याति में शामिल होंगे। तो क्रय की गई ख्याति के अभिलेखन की पुस्तकों में होता है और इसे परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया जाएगा। इसे क्या माना जाएगा? इसे असेट्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसे असेट्स माना जाएगा। और आपकी जो बैलेंस शीट है उसके असेट साइड में इसको आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में इसे शीघ्र ही पुस्तकों से अपलिखित भी किया जाता है ना। अपलिखित का मतलब रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ किया जाएगा। कितने में? पुस्तकों से अपलिखित किया जाएगा एक निश्चित समय के बाद, है ना। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में उसको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे खातों जो लाभ है उससे उसको अपलिखित किया जाएगा, है ना। परंतु किसी दशा में यदि अपलेखन 1 से अधिक लेखांकन अवधि में निश्चित किया गया तो ये अवधि आपकी 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो, अपलिखित कर रहे हो, लेकिन अपलिखित मान लो जैसे अगर एक थोड़ी अमाउंट है तो उसको तो हम 1 साल में अपलिखित कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे अमाउंट मोर है, ज़्यादा है, तो उसको अपलिखित करेंगे तो उसको हम 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष तक कर सकते हैं, लेकिन 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ख्याति को राइट ऑफ करने की अधिकतम अवधि कितनी मानी गई है? तो ख्याति को राइट ऑफ करने की अधिकतम अवधि कितनी है? 10 वर्ष मानी गई है। तो आपको 10 वर्ष में उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। 10 वर्ष में आप उसे राइट ऑफ नहीं करते हो तो वो आपके जो AS 26 है उसका उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए आपको 10 वर्ष में उस ख्याति को अपलिखित करना है। कौन सी ख्याति? जो आपकी क्रय की गई ख्याति है, क्योंकि स्व अर्जित ख्याति है उसको हम खातों में नहीं दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो क्रय की गई ख्याति है उसको हम खातों में दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आता है? अर्जित ख्याति का अभिलेखन संपत्ति की तरह पुस्तकों में नहीं होगा, है ना। अर्जित मान लो या स्व अर्जित मान लो, यानी अपने के द्वारा अर्जित की गई है या खुद के द्वारा अर्जित की गई है, उसका अभिलेखन आपको क्या करना है? संपत्ति की तरह, असेट्स की तरह पुस्तकों में नहीं करना है। यदि स्व अर्जित, आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति पुनर्गठन के समय पुस्तकों में विद्यमान है तो उसे उसी वित्तीय वर्ष में अपलिखित की जानी है। अगर आपकी कोई स्व अर्जित ख्याति है और उस आपकी ख्याति यानी पुनर्गठन के समय आपने खातों में दिखाई है तो उसे उसी वित्तीय वर्ष में आपको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसे अपलिखित करना पड़ेगा। और किसी भी स्थिति में इसे परिसंपत्ति के रूप में आपका जो बैलेंस शीट है, क्या है? क्या है? जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें आपको इसको शो नहीं करना है ना, शो नहीं किया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि स्व अर्जित ख्याति है उसे खातों में नहीं दिखाना है और जो आपकी क्रय की गई ख्याति है उसे खातों में दिखाना है। ठीक है, ओके। तो मेरी दोनों बात समझ गए होंगे आप। जो AS 26 है वो क्या कहता है, ये नियम आपको फॉलो करने। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है, प्रच्छन्न गुडविल या हिडन गुडविल, है ना। हिडन गुडविल आपको किस तरीके से कैलकुलेट करनी है ना। ये हिडन गुडविल है वो पूंजी के आधार पर, है ना, के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चाहे वो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर हो और चाहे पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर हो। आपको हिडन गुडविल का आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। कब? कि जब नया साझेदार है, ख्याति की राशि नगद लेके नहीं आता है और ये कहा भी नहीं जाता कि ख्याति कितनी है, हमें पता नहीं होता, तो हमें उस हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करना आवश्यक होता है और करना पड़ेगा भी। देखो, कभी कभी नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्य नहीं दिया जाता। जब साझेदार एंट्री करता है
जब साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय ख्याति का मूल्य है वो नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो ख्याति की राशि हमें प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कैलकुलेट करनी होगी। ऐसी स्थिति में पूंजी विनियोग की व्यवस्था और लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर आपको ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। समझ गए कि जब साझेदार प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करते समय उसके पास ख्याति नहीं दिखाई गई है, इसलिए हमें वहां पे हिडन गुडविल है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और वो उसका मूल्यांकन कैसे होगा? पूंजी विनियोग और लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात? अब देखो, ये जो बात हमने की अभी, ये जो चर्चा की है ना, अब इसको हम एक सवाल के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखो इस आधार पर बढ़ते आगे। अब देखो ये एक उदाहरण है शानदार सा कि हेम और नेम एक फर्म में साझेदार है। उनका लाभ विभाजन अनुपात कितना है? 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन अनुपात यानी विभाजित करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 80,000 और 50,000 रुपये है। उनकी पूंजी कितनी है? 80,000 और 50,000 रुपये। वे 1 अप्रैल 2017 को सेम को भावी लाभ में 1/5 भाग के लिए, जो सेम है नया साझेदार है सेम, उसको भावी लाभ में 1/5 भाग के लिए वो क्या करते हैं? नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। सेम 60,000 रुपये की पूंजी लेकर आता है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए और सेम के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टि भी आपको देनी है। सेम के प्रवेश पर आपको क्या करनी है? एंट्री भी करनी है। सेम है वो क्या करता है? पूंजी लेके आता है 60,000, लेकिन ख्याति का हमें पता नहीं है, तो इस पूंजी के आधार पर हमें ख्याति का मूल्य निकालना पड़ेगा। और जब सेम, अब कंडीशन 2 होती है कि पहली है जब सेम ख्याति का अंश लेकर आता है, यानी अंश है वो नगद लेकर आता है तो क्या होता है, और नगद लेकर नहीं आता तो क्या होता है, ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, है ना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब देखो इसमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में तीसरा पार्टनर कौन है? सेम, है ना, सेम। 1/5 भाग के लिए सेम की पूंजी कितनी है? 60,000। तो संपूर्ण भाग के लिए फर्म की पूंजी, यानी अगर सेम को हम ये कहते हैं कि आपको 1/5 भाग मिल रहा है तो वो 60,000 लेके आता है। अगर हम उसको कहते हैं आपको संपूर्ण भाग मिल रहा है तो वो कितनी पूंजी लेके आएगा? तो 60,000 मल्टीप्लाई 5/1, यानी कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। क्या हो गई? 3 लाख आपकी पूंजी हो जाती है ना, 3 लाख पूंजी हो जाती है। अब उसमें 2 आपके पार्टनर और कौन है? हेम और नेम की पूंजी, नेम की पूंजी कितनी है? या ये कर लें कि हेम, नेम व सेम की पूंजी कितनी होगी? कितनी कितनी है? 80, 50 और 60। 80,000, 50,000 प्लस 60,000, टोटल कितनी हो गई है?
टोटल हो गई आपकी 1,90,000। तो छुपी ख्याति का मूल्य, अब देखो टोटल फर्म की कितनी हुई, 3 लाख, है ना। 3 लाख रुपए पूंजी बन रही है, जबकि पार्टनरों की पूंजी जोड़ रहे तो कितनी है, 1,90,000। तो ख्याति का मूल्य कितना आ गया आपका, ख्याति का मूल्य आ गया 1,10,000। छुपी ख्याति यानी हिडन गुडविल कितनी आ गई, 1,10,000। और अब इस फर्म की कुल 1,10,000 है, तो इसमें सेम की ख्याति कितनी होगी, सेम की ख्याति की राशि कितनी होगी, 1,10,000 मल्टीप्लाई ये 1/5 भाग के लिए प्रवेश ले रहा है ना, 1/5 भाग, तो 1/5 तो कितनी हो गई, 22,000 है, वो उसकी ख्याति हो जाती है, किसकी, सेम की। अपन से यही पूछा, एक तो ये पूछा कि ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए, तो ख्याति का मूल्य कितना आ गया, टोटल आ गया 1,10,000, और सेम की ख्याति आ गई 1,10,000 में 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया, तो 22,000 रुपये सेम के आ गए। तो ये बात समझ गए आप कि हमें पहले, सबसे पहले हिडन गुडविल है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसमें 1/5 भाग के लिए जो सेम है वो 60,000 रुपये लाता है। अगर फर्म के संपूर्ण भाग की चर्चा करें तो हो जाती है आपकी 3 लाख। अब हेम, नेम और सेम की कुल पूंजी है वो 80 + 50 + 60 यानी 1,90। छुपी हुई ख्याति 3 लाख में से 1,90 घटाएंगे तो 1,10,000। इस 1,10,000 जो टोटल फर्म की ख्याति है उसमें सेम का हिस्सा कितना है, तो 1/5 यानी 22,000 रुपये। अब इस 22,000 पर ये दो बात कह रहा है कि सेम जो है वो ख्याति का अंश क्या लेकर आता है, नगद लेकर आता है, तो अपन को क्या प्रविष्टि करनी है। तो अब बढ़ेंगे हम आगे, तो ये आएगी आपकी जर्नल। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट आपने बनाया होगा, सब बनाते आए। इस फॉर्मेट में आपको 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, 12वीं में पढ़ लिया होगा। ये आपकी डेट हो जाती है, ये पर्टिकुलर हो जाता है, ये एलएफ, ये डेबिट और ये क्रेडिट, है ना। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, सबसे पहले 60,000 रुपये की पूंजी लेके आता है और साथ में ख्याति की राशि भी नगद लेकर आता है। तो अपन पहली एंट्री कर देंगे आपकी बैंक या कैश अकाउंट डीआर, है ना, टू गुडविल अकाउंट और टू सेम्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब जो गुडविल कितनी लेके आया, 22,000, और सेम की जो पूंजी है वो कितनी है, 60,000, और टोटल कितनी हो गई, 82,000। तो एक तो ये प्रविष्टि हो जाएगी, ये प्रविष्टि हो जाएगी। अब दूसरी प्रविष्टि मैंने बताया था, पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि नया साझेदार प्रवेश करते समय ख्याति की राशि नगद लेके आता है तो उसे त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटना है। और अगर त्याग, हमें नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा, है ना। तो बांटेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी आपकी, गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल कितने की है, 22,000 की, और दोनों में बट रही है टू हेम्स कैपिटल अकाउंट और टू एक और कौन सा है, नेम्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब इसको बांटना है, ये जो आपके 22,000 है
इस 22,000 को अपने पुराना अनुपात कितना है, पुराना अनुपात आपका 3:2, नया नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ये आपका क्या हो जाएगा, 3:2 ही आपका क्या हो जाएगा, त्याग का अनुपात हो जाएगा। और इस 3:2 को बांटेंगे तो हेम के हिस्से में आ जाएंगे 13,200 और इसके आ जाएंगे 8,800। ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। कब, कि जब नया साझेदार प्रवेश के समय ख्याति की राशि नगद लेके आता है तो उस राशि को त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। अगर त्याग का अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा। साथ में नया अनुपात की भी कंडीशन लागू होती है। तो एक पर पहली जो कंडीशन है आपकी, पहली जो ए कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। जो ए कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई होगी कि अगर ए कंडीशन से आधार पर आपसे सवाल पूछता है तो ये 2 एंट्री हो जाएंगी, बैंक या कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल टू सेम्स कैपिटल, है ना। फिर इस गुडविल को त्याग करने वाले साझेदार यानी दोनों त्याग के अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बी कंडीशन, बी कंडीशन क्या है, बी कंडीशन क्या कह रही है कि जब सेम ख्याति का अंश नगद लेकर नहीं आता, अंश लेकर नहीं आता है, नगद लेकर नहीं आता है तो अपन को क्या करना है, तो देखो वही फॉर्मेट चलेगा, अपन वही बनाएंगे। जर्नल बनेगी, ये पर्टिकुलर जाएगा एलएफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या है कि जब सेम है क्या करता है, ख्याति की राशि नगद लेकर नहीं आता है, तो नगद लेकर नहीं आता तो एंट्री तो आपकी वही हो जाएगी, पहली बैंक या कैश अकाउंट डीआर टू, अब सेम्स कैपिटल होगी, यहां गुडविल नहीं होगी। कितने, 60,000। ठीक है। और दूसरी में क्या है, अब वो ख्याति की राशि है वो नगद लेकर नहीं आ रहा, लेकिन उसके हिस्से में कितनी है, गुडविल आ रही है 22,000 रुपए। तो इस 22,000 के लिए मैंने आपको बताया था कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर नहीं आता है तो उसके लिए एक अलग प्रविष्टि आपको करनी पड़ती है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, है ना। तो अब यहाँ पे अपन क्या प्रविष्टि करेंगे, यानी न्यू पार्टनर करंट यानी सेम्स करंट अकाउंट डीआर टू कौन कौन से हैं, हेम्स कैपिटल अकाउंट और टू नेम्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये कितनी राशि लेके आता है, 22,000, है ना। इस 22,000 को त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात यानी 3:2 में बांट देंगे। तो इसके हिस्से में ये तो 22,000 लेके आ रहा है लेकिन नगद लेकर नहीं आ रहा, इसके हिस्से में आ रही है, और बाकी फिर 3:2 में बांटेंगे तो 13,200 और 8,800 ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ। तो अपने पास ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न होता है और कंपटीशन एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें क्या चाहिए आपको, न्यूमेरिकल के लिए समय मिलता नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो छोटे क्वेश्चन देंगे, होंगे वो न्यूमेरिकल, लेकिन उसका आंसर वो संक्षिप्त होगा। लेकिन जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, एकदम आपके जो
कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है उसके तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, और जिसने तुक्का लगाया है या ऐसे ही पढ़ा है उसकी ये सारी चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगी, उसमें अंक भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ आपको समझनी है। ख्याति का मूल्यांकन आना बहुत ज़रूरी है। अगर ख्याति का मूल्यांकन आप निकालना आपको नहीं आता है तो गारंटी नहीं कि आपका एग्ज़ाम में जो बड़े क्वेश्चन जो 22, 23, 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर के, वो सही हो या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को भी आपको गहराई से पढ़ना है ताकि हर चीज़ है वो आप कंसेप्ट के साथ क्लियर कर सको और उसका बेनिफिट है वो आपको भी मिल सके। तो आज के इस सेशन में हमने कुछ और महत्वपूर्ण जो समायोजन है जिसमें आपकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसमें क्रय की गई ख्याति और स्वयं अर्जित जो गुडविल है उससे रिलेटेड, साथ में हमने हिडन गुडविल से रिलेटेड और उसका एक महत्वपूर्ण सवाल है वो आज के इस सेशन में किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए और आपके भावी फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ लेंगे आज के सेशन में विदाई, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।